नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सिंह अपने यूट्यूब चैनल शुभम एजुकेशनल हब पर स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश के पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। जैसा कि हम जानते हैं कि डीएलएड के एग्ज़ाम में जैसे मैथ का फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इन चारों सेमेस्टरों का सिलेबस तो अलग अलग निर्धारित है, परंतु जो क्वेश्चन पूछता है ये निर्धारित नहीं किस सेमेस्टर पूछेगा, यानी कि सभी का कॉम्बिनेशन मिलाकर के क्वेश्चन पूछता है। उसी तरीके से जो हमारा अंग्रेजी है, अंग्रेजी का भी सिलेबस तो अलग है, परंतु जिस तरीके से गणित और संस्कृत का सिलेबस अलग होने के बावजूद भी एक ही पूछता है, उसी तरीके से अंग्रेजी भी उससे सिलेबस अलग होने के बावजूद भी एक ही पूछ देता है। इसलिए हम सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर को साथ में कंसीडर करेंगे। जैसे पहला चैप्टर आता है अल्फ़ाबेट के बारे में। थोड़ा जानते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है। अल्फ़ाबेट इसे कहते हैं वर्णमाला। ठीक, देखिए अल्फ़ाबेट स्पेलिंग होता है ALPHABET। अगर हम इसका प्लूरल बनाना चाहें तो इसमें लगाएंगे एस। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें एस लगाते हैं तो उसका अर्थ वर्णमाला नहीं हो जाएगा, उसका अर्थ हो जाएगा भाषा। उसका अर्थ क्या हो जाएगा? भाषाएं हो जाएगा। अल्फ़ाबेट से किसमें अगर एस लगाएं ALPHABETS, अगर अल्फ़ाबेट्स करें तो इसका मतलब हो जाएगा भाषाएं। तो हम जानते हैं अल्फ़ाबेट क्या होता है, वर्णमाला। जैसा कि हम हिंदी में जानते ही हैं कि वर्णों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध व्यवस्था को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में इसके डिफिनेशन क्या होगा, देखते हैं। A set of letters, a set of letters arranged in a fixed order used for writing a language. Used for writing a language। क्या कह रहा है? A set of letters, अक्षरों का एक ऐसा समुच्चय, ऐसा समूह, अरेंज्ड जो व्यवस्थित होता है, इन अ फिक्स्ड ऑर्डर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है, यूज्ड प्रयोग होता है, फॉर राइटिंग अ लैंग्वेज किसी भाषा को लिखने में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? अल्फ़ाबेट, वर्णमाला कहते हैं। तो हमको मालूम है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स होते हैं कितने होते हैं? वो होते हैं 26। कितने होते हैं? 26। जिसमें से इस 26 में से जो 5 होते हैं वो होते हैं वावेल, स्वर, और जो ये 21 होते हैं, 21 होते हैं, वो होते हैं कॉन्सोनेंट। ध्यान देंगे, जो 5 होते हैं वावेल जिसे कहते हैं AEIOU, और बाकी जो बचते हैं उसका क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट, वावेल। और ये क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। ठीक, वावेल, कॉन्सोनेंट। वावेल का जब पूछा जाए कितने वावेल हैं तो बोलेंगे 5 वावेल, और बोलेंगे कितने कॉन्सोनेंट हैं तो बोलेंगे 21 कॉन्सोनेंट। AEIOU को निकाल देंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, तो जो बचेगा हमारा क्या होगा? कॉन्सोनेंट। अब बात आती है कि कॉन्सोनेंट में देखिए, जैसे हिंदी में होता है वर्ण और ध्वनि एक ही होता है, परंतु जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश में तो वर्णों की संख्या तो मिल गई, लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स तो मिल गया 26, परंतु उसमें पूछा जाए नंबर ऑफ साउंड्स, जैसे कहते हैं ध्वनियों की संख्या, तो अगर पूछा जाए नंबर ऑफ साउंड्स तो हम बोलेंगे जो वावेल है, नंबर ऑफ वावेल साउंड्स, नंबर ऑफ वावेल साउंड, स्वर ध्वनियों की संख्या, स्वर ध्वनियों की संख्या होती है 20, जिसे नंबर ऑफ साउंड्स जो कहेंगे। अगर साउंड्स की बात करते हैं, तो कितने हैं वावेल साउंड्स? 20, और इसी तरह कॉन्सोनेंट्स जो साउंड्स है, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है, उनके नंबर है 24। तो देख रहे हैं जो साउंड्स हुआ, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स 24,
नंबर ऑफ वावेल साउंड्स 20, और टोटल आप कर सकते हैं साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, टोटल साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा 44। अगर पूछा जाए कि इंग्लिश वर्णमाला में या इंग्लिश भाषा में ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो हम बोलेंगे 44, 44। अगर पूछा जाए इंग्लिश वर्णमाला में स्वर ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 20। इंग्लिश वर्णमाला में व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे 24। अब इसके बाद आते हैं, अब लेटर्स हो गया, अब लेटर्स के बाद आते हैं वर्ड। शब्द क्या होता है, अक्षरों का एक ऐसा समूह, अक्षरों का एक ऐसा समूह जो हमें एक अर्थ दे, अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग, उसे क्या कहेंगे हम, वर्ड बोलेंगे, वर्ड। शब्द अक्षरों का एक, इंग्लिश लेटर्स मतलब कह सकते हैं अ कलेक्शंस ऑफ लेटर विच हैज अ मीनिंग, उसे क्या कर देंगे हम, वर्ड बोलेंगे। और वर्ड के बाद आते हैं हम सेंटेंस पर। सेंटेंस देखिए, अगर वर्ड को एक व्यवस्थित क्रम में रखा जाए, कह सकते हैं अ सेट ऑफ वर्ड, क्या कहें, अ सेट ऑफ वर्ड विच हैज अ कंप्लीट सेंस, विच हैज अ सेंस बोलेंगे, किस कंप्लीट सेंस, तो बोलेंगे कंप्लीट सेंस, क्योंकि सेंस भी तो अंतर होता है, तो हम बोलेंगे ऑल सेट्स ऑफ वर्ड्स विच हैज अ कंप्लीट सेंस, क्या कहलाएगा, सेंटेंस। अ सेट, अ सेट of the words which has a complete sense called a sentence। क्या कह रहा है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ रखता है, उसे क्या कहेंगे हम, वाक्य कहेंगे। परंतु कुछ, अगर हम शब्दों के समूह की बात कर रहे हैं, तो शब्दों के समूह में दो और पार्ट आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो उससे पहले देखिए हम जान लेते हैं सेंटेंस में के दो पार्ट हैं, क्या होते हैं, सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का डिफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम, द नेम ऑफ द पर्सन, द नेम ऑफ द पर्सन, द नेम ऑफ द पर्सन, और थिंग्स वी, और थिंग वी स्पीक अबाउट, वी स्पीक about is called the subject, is called the subject। क्या कह रहा है, द नेम ऑफ द पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, और थिंग्स या वस्तु का नाम, वी स्पीक जो हम बोलते हैं, अबाउट उसके बारे में, इज कॉल्ड सब्जेक्ट, उसे क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। हम कहते हैं किसी वाक्य में हम जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोलते हैं उसे क्या कह देंगे, सब्जेक्ट। जैसे कहे राम इज रीडिंग अ बुक, क्या बोले, राम इज ए रीडिंग अ बुक, तो इसमें हम किसके बारे में बोल रहे हैं, तो राम के बारे में बोल रहे हैं। अगर राम के बारे में बोल रहे हैं तो राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की, बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है, तो प्रेडिकेट कहेंगे व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट,
what we say about the subject, what we say about the subject is called the predicate। ठीक, क्या कह रहा है, वाट वी से, हम जो कहते हैं, अबाउट द सब्जेक्ट, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहते हैं, इज कॉल्ड द प्रेडिकेट, क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे हमारा यही वाक्य था कि राम इज रीडिंग, तो राम के बारे में बोल रहे हैं तो राम हुआ सब्जेक्ट, और राम के बारे में क्या बोल रहे हैं, इज रीडिंग अ बुक, क्या बोल रहे हैं, इज रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ बुक, ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। कर्ता, जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कहा जाए उसको बोलेंगे सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। और हमारा ये लेटर, वर्ड और सेंटेंस, ये टॉपिक खत्म हुआ। अभी सेंटेंस के बारे में पूरे विस्तृत जानकारी लेंगे, परंतु उससे पहले हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना होगा। तो चलिए जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच होता है क्या है, स्पीच में देखिए होता है भाषण। अगर हम कह दें कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको यदि हम अलग अलग भागों में बांटें तो ही हमारा क्या कहलाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच, या कथन के भाग, या किसी वाक्य के भाग, अंग। ठीक है, तो ये देखिए होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये होते हैं 8 प्रकार के। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है एडजेक्टिव, चौथा होता है वर्ब, पांचवा होता है एडवर्ब, छठा होता है प्रीपोजिशन, सातवां होता है कंजक्शन, और आठवां होता है इंटरजेक्शन। ठीक, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, संयोजक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब बात करते हैं नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है, नाउन सब लोग परिभाषा जानता है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन, देखिए हम नाउन की परिभाषा लिखते हैं। नाउन, नाउन कह रहा है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। उसी के बारे में लिख दे रहे हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। क्या कह रहा है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक, उसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, इसके प्रकार के बारे में। नाउन होता क्या, हिंदी में जान ले पहले। और नाउन एक संज्ञा, एक नाम है किसी एक व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए अगर काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो काइंड्स ऑफ नाउन जो होते हैं वो 2 प्रकार से बांटे गए हैं। 2 प्रकार से, कौन कौन से 2 प्रकार, पहला प्रकार है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एज, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन, आधुनिक वर्गीकरण इसे कहते हैं। तो उसके अनुसार क्या हो गया, पहला हो जाएगा काउंटेबल नाउन,
काउंटेबल नाउन, और दूसरा हो जाएगा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, पहला हुआ काउंटेबल नाउन तो दूसरा हुआ अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में देखिए तीन प्रकार हैं, कौन कौन से हैं? पहला प्रॉपर नाउन, देखिए क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला PROPER प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, और पांचवा जो है वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए क्या होता है काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या होता है? द नाउन विच कैन बी काउंटेड, अ नाउन विच कैन बी काउंटेड कॉल्ड काउंटेबल नाउन। मतलब क्या? जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं वो क्या कहलाता है? गणनीय संख्या। काउंटेबल नाउन को क्या बोलते हैं? गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा। और जिस संज्ञा को अ नाउन क्या बोले? द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, अ नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ऐसा संज्ञा जिसको हम न गिन सके उसे क्या बोलेंगे? अगणनीय संख्या या अनकाउंटेबल नाउन। अगणनीय संज्ञा, ठीक है। बोलेंगे जिसको गिन ले वो काउंटेबल, जिसको न गिन पाए अनकाउंटेबल। और काउंटेबल को तीन प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जिसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन जिसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन जिसको बोलते हैं द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, की संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो हम बोलेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन विच आर फॉलोइंग बिलो। कौन कौन से? वन प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। हमको एग्जाम में आ गए कौन से लिखेंगे? ये पांचों लिखेंगे। अगर पूछता है कि क्लासिफिकेशन प्लीज डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, तो हम पूरा बता देंगे। तो पूरा बताने से क्या होता है, जो आपका जो प्रदर्श उसके दिमाग में, एग्जामिनर के दिमाग में आपकी छवि आएगी वो अलग आएगी, और जिससे आपके नंबर जो जैसे होता है ना कि लंबे क्वेश्चन उसमें नंबर कुछ काटते हैं तो कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कि अरे 2 नंबर क्वेश्चन था, क्या एग्जामिनर 3 नंबर दे दी? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो 2 ही नंबर देगा। लेकिन जो अगला क्वेश्चन है जिसमें आप थोड़ा सा कम लिखे हैं उसका बैकअप उसमें जाता है। लोग तो कहेंगे ना कि 2 में 2 का 2 में 3 देगा, 2 में 2 ही देगा, लेकिन जो हम 2 का जगह आधा 1.5 नंबर का ही किए हैं उसको भी वो 2 दे देगा। क्यों? क्योंकि हम अच्छा लिखे थे, वो मजबूर था वहां पे नंबर देने के अधिक देने के लिए, परंतु उसका बैकअप वहां पे दे सकता है। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर लिए नाउन का। अब हम पहला नाउन पढ़ते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होता क्या है? जिसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का डिफिनेशन क्या है? अ नाउन विच डिनोट्स द नाउन विच डिनोट्स a proper person, denotes a proper person, place or
थिंग कहने का मतलब क्या है, द नाउन संज्ञा विच डिनोट्स जो संकेत करता है, और प्रॉपर पर्सन किसी विशेष व्यक्ति, प्लेस किसी विशेष स्थान, और थिंग या किसी विशेष वस्तु के बारे में। कह दें द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। अ नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो जैसे हम प्रॉपर पर्सन की बात करें, प्रॉपर पर्सन की बात करें, प्रॉपर का पर्सन की बात करते हैं, तो देखिए जैसे राम, ठीक है, मोहन, राजेश, ये सब क्या है, प्रॉपर पर्सन है। प्रॉपर, हाँ प्रॉपर पर्सन है, किसके अंतर्गत, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जो है ये एक किसी व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष व्यक्तियों का नाम है। अब इसी तरीके से आते हैं प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर प्लेस में जैसे अगर हम कहें अपने उत्तर प्रदेश का नाम ही, तो एक राजधानी, एक राज्य है उत्तर प्रदेश, ये तो किसी एक ही तो है, इंडिया, दिल्ली, देखिए सब क्या है, प्रॉपर प्लेस है। उसी तरीके से प्रॉपर थिंग की बात कर लेते हैं, प्रॉपर थिंग की बात कर लेते हैं इसी तरीके से 2-3। प्रॉपर थिंग में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कुछ भी लिख लें, जैसे लिख दें हम रामायण लिख दें, रामायण, ठीक है, या लिख दें पेन लिख दें, है ना, या क्या लिख दें मैथ लिख दें, मैथ्स बुक ना, कोई भी जैसे मैथ्स बुक या कुछ भी, या मैथ लिख दें, विषय का नाम है, कोई बात नहीं, ये भी तो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का नाम है। तो क्या हुआ, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। अब दूसरा नंबर पे आते हैं कॉमन नाउन पर, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन डिफिनेशन क्या है, द नाउन विच डिनोट्स, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, द नाउन which denotes a common person, place और थिंग। क्या है, कह रहा है कि द कॉमन नाउन विच डिनोट्स, जातिवाचक संज्ञा, विच डिनोट्स जो संकेत करता है, अ कॉमन पर्सन एक सामान्य व्यक्तियों का, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की बात करें तो मतलब किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति की नहीं, बस सामान्य व्यक्तियों के बारे में, सामान्य स्थान के बारे में, या सामान्य वस्तुओं के बारे में क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे उदाहरण करें मैन, वुमेन, जैसे मैन वुमेन है, ये देखिए कॉमन पर्सन है, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, इसमें कहा तो पूरे आदमी आ गए, वुमेन कहा तो पूरे औरतें आ गई। अगर प्लेस के स्थान की बात करें, जैसे हम लिख दें, क्या लिख दें, टाउन। नगर की बात करें, विलेज, ये भी देखिए गांव का नाम, नगर का नाम, स्कूल का नाम, स्कूल, ये भी तो देखिए पूरे स्कूल आ जाएंगे। थिंग्स में जैसे, थिंग्स में क्या लिख दें हम, बुक लिख दें, जैसे वहां पे रामायण था, प्रॉपर नाउन था, लेकिन यहाँ पे बुक दे दिया, तो बुक में कौन सी बुक, ये नहीं मालूम थी, किस में आ जाएगा, उसमें टेबल में आ जाएगा, टेबल, कौन सा टेबल, डाइनिंग टेबल की रीडिंग टेबल, है ना, तो ये कौन सा हुआ, कॉमन नाउन हुआ, जातिवाचक संज्ञा, जिसमें पूरे के पूरे समूह की बात की जाए, उस जाति की बात है, समूह की नहीं, पूरे जाति की बात की जाए, इसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। अब नंबर 3 आता है कलेक्टिव नाउन। नंबर 3 क्या आता है, कलेक्टिव नाउन, COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन, ठीक। कलेक्टिव नाउन मतलब
समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। द नाउन व्हिच डिनोट्स, द नाउन which denotes, the noun which denotes a group of person, notes a group of person, a group of person or other creatures and collection of things, or other creatures, other creatures, is correct, creatures or collection, or a collection, और जगह एंड लिख दें, एंड कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। क्या कर रहा है समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, द नाउन संज्ञा विच डिनोट्स जो संकेत करता है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन एक व्यक्तियों के समूह को, आर या अदर्स क्रिएचर या अन्य प्राणियों को, एंड और कलेक्शन ऑफ थिंग्स और चीजों वस्तुओं के समूहों को, तो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे कहते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन, पहले बात कर लेते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन जैसे क्या कह लें, अ क्रू ऑफ सेलोर्स, अ क्रू ऑफ सेलोर्स, अ क्रू ऑफ सेलोर्स। नंबर 2, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक। नंबर 3, नंबर 3 में क्या आएगा, जैसे अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। देखिए समझिए, कह रहा है ग्रुप ऑफ पर्सन व्यक्तियों का समूह, जैसे अ क्रू ऑफ सेलर्स नाविकों का झुंड, नाविकों का दल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स खिलाड़ियों का एक दल, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एक विद्यार्थियों की कक्षा। देखिए अगर झुंड की बात करें तो एक नाविक नहीं है, बहुत सारे नाविक हैं। अगर एक टीम की बात करें तो उसमें एक खिलाड़ी नहीं होता है, बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। और क्लास ऑफ स्टूडेंट, कक्षा में एक स्टूडेंट नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। तो क्या होंगे, ग्रुप ऑफ पर्सन यानी कि कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हुए। अगर ऐसे ही कह दें कलेक्शन ऑफ थिंग, कलेक्शन ऑफ थिंग, कलेक्शन ऑफ थिंग जैसे पहला क्या लिख लें, अ फ्लीट ऑफ शिप, अ फ्लीट ऑफ शिप, नाव जहाजों का बेड़ा, और फ्लीट ऑफ शिप जहाजों का बेड़ा मतलब क्या, बहुत सारे जहाज। अगला उदाहरण, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स फूलों का गुच्छा, फूलों का समूह, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, LIB लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों का पुस्तकालय, और लाइब्रेरी ऑफ बुक्स किताबों का पुस्तकालय, और बंच ऑफ फ्लावर्स फूलों का गुच्छा, और फ्लीट ऑफ शिप जहाजों का बेड़ा, और क्लास ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का कक्षा, और टीम ऑफ प्लेयर्स खिलाड़ियों का दल, और क्रू ऑफ सेलर्स नाविकों का झुंड। ये सब क्या उदाहरण हैं कलेक्टिव नाउन के। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें क्या क्या आता है, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।